हेलो एवरीवन, दिस इज तरुण अलावत। फिर से स्वागत है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आज हम पढ़ेंगे एक और नया लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी क्वांटम नंबर्स की, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से हम बेसिकली नॉर्मल 1 to 20 एलिमेंट्स, 1 to 18 एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उससे आगे, यानी कि फ्रॉम 19 to 30, राइट। आज हम बात करेंगे फ्रॉम 19 to 30। बेसिकली 19 इज पोटेशियम एंड 20 इज कैल्शियम इज 20। फ्रॉम 19 to 30 वी विल मूव, और हम पोटेशियम से लेके जिंक तक, यानी पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल्स के ऑर्डर में हम उसको फिल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास रूल होता है कि एनर्जी ऑफ अ सब शेल को हम कंपेयर कर लेते हैं n+n रूल से। यानी कि आप क्या करें कि आप n+l से सब शेल की एनर्जी निकालें, और ये नंबर जिसका बड़ा होगा उसकी एनर्जी बड़ी होगी और जिसका छोटा होगा उसकी एनर्जी छोटी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूँ 2p और 3p के बारे में, तो 2p का आंसर क्या आएगा, 2p का हो गया तुम्हारा 1 एजिमुथल क्वांटम नंबर, और 3 का n है 3, और एजिमुथल क्वांटम नंबर हो गया 1। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 4, यानी कि 3p की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। इन केस ये नंबर बराबर आ जाते हैं तो उस केस में जिसका n बड़ा है उसकी एनर्जी को ज़्यादा माना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें 2p एंड 3s, राइट, तो 2 + 1 एंड 3 + 0, s का कितना होता है 0, ठीक। s का एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है 0। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 और यहाँ पे भी आंसर आएगा 3। तो क्योंकि दोनों का नंबर सेम आ रहा है तो कौन से सबशेल की एनर्जी हम ज़्यादा लेंगे, तो हम लेंगे 3s वाले की ज़्यादा। सिमिलरली अगर मैं कंपेयर करूं 3d एंड 4s, 3d एंड 4s, 3d का कितना होता है, d का वी हैव 2, राइट, 4s का होता है 0, d का कितना होता है 0, s का, p का 1 और d का 2, सही है, s का 0। तो इसका आ गया 5 और इसका आ गया 4। तो 3d की एनर्जी ज़्यादा होगी और 4s की एनर्जी कम होगी, ठीक। अब यही बात हमें नोटिस करनी थी, यानी 3d से कम एनर्जी होती है 4s सबशेल की, यानी कि इलेक्ट्रॉन 3d में जाने से पहले आपको कहाँ फिल करना पड़ेगा, 4s का, ठीक, 4s में। यानी कि अगर अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं फ्रॉम पोटेशियम टू जिंक, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, राइट। तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। नाउ वन मोर इलेक्ट्रॉन टू गो। इसके बाद क्या आता है 3d, क्या होता है 3d। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, बिकॉज एनर्जी ऑफ 3d इज मोर देन 4s। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन को 3d में आना था, लेकिन हमको 3d के बजाय कहाँ ले जाना पड़ेगा, 4s में, क्योंकि 3d has less energy than, sorry, 3d has more energy than 4s, right। तो इलेक्ट्रॉन विल गो इन s, यानी ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d 0 4s 1। सिमिलरली कैल्शियम में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी 3d इज एम्प्टी। उसके बाद आपको क्या ले जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, 4s में, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। सिमिलरली स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ वी हैव टू फिल 4s2। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 20। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, d में, 3d1, ठीक। इसी तरीके से टाइटेनियम की, ये सब क्या आएगा, सेम आएगा, राइट। यहाँ क्या आ जाएगा 4s2 और 3d2, राइट।
इसी तरीके से वैनेडियम की आ जाएगी 3d33 4s2, क्रोमियम की आ जाएगी 3d4 4s2, मैंगनीज की आ जाएगी 3d5 4s2, आयरन की आ जाएगी 3d6 4s2, नाउ कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2, उसके बाद कॉपर 3d9 4s2 एंड देन जिंक 3d10 4s2, राइट। तो हमने क्या किया, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दी। ठीक, तो इस तरीके से हम 21 to 30 बेसिकली 19 to 30 उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि 3 पीस के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में जाके कहाँ जाता है, 4s में। क्यों जाता है 4s में? क्योंकि 4s शेल की जो एनर्जी है वो 3D शेल की एनर्जी से, सब शेल की एनर्जी से कम है, राइट। अच्छा, अब इसमें से थोड़ी सी जो बात हमको करनी है वो करनी है क्रोमियम पे और कॉपर पे। ये अकॉर्डिंग टू रूल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की होनी चाहिए और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाते हैं। और क्या होता है कि क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन S से निकल के कहाँ आ जाता है, D में, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फर्दर चेंज होकर हो जाती है 3d5 4s1। सिमिलरली कॉपर में भी एक इलेक्ट्रॉन S से निकल के वापस कहाँ आ जाता है, D में, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3d10 4s1। ठीक, सिर्फ दो में ये बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, एक क्रोमियम में और एक कॉपर में। अब इसका रीज़न क्या है, देखो D सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, राइट। अगर आप इस 3D को बनाएं तो इस 3D में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, राइट। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल्ड हैं, 5, यानी एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, 3d4 यानी D में 4 इलेक्ट्रॉन होते और एक की जगह क्या होती, खाली होती। लेकिन अभी क्या है, S में से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुँच गया, D में, ताकि ये क्या हो गया, कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया, यानी कि हाफ फिल्ड पूरा फिल हो गया है, एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। जब D ऑर्बिटल्स कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और जब ये स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो एटम क्या करता है, स्टेबल स्टेट में रहने की कोशिश करता है, स्टेबल स्टेट को ही पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4s to 3d, सो दैट जो 3d ऑर्बिटल है आपका वो क्या हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए, और हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, एटम स्टेबल। वही किस चीज़ में होता है, कॉपर में। कॉपर में क्या है, अभी आप यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स को देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9, अब कितने हो गए हैं यहाँ पे, 10। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ जंप करने से डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया। कंप्लीटली फिल्ड होने से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन आगे से जंप करके पीछे आता है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि और में ऐसा नहीं हो सकता क्या कि भाई यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके 3 में आ जाए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से भी आप सोच सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि खाली यही एक फैक्टर नहीं होता स्टेबिलिटी का कि भाई हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल में, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम उनके बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में वो सारी बातें नहीं हैं। तो हमको यही याद रखना है कि इन केस ऑफ क्रोमियम एंड इन केस ऑफ कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल, so that the configuration of electrons become half filled in case of chromium and completely filled in case of copper, ठीक है, to make atom more stable, right? So this is electronic configuration of elements
फ्रॉम एटॉमिक नंबर 19 to 30। ठीक, और बात करते हैं थोड़ी सी। अब बात करते हैं थोड़ी सी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। राइट, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम। ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड आप स्टडी करते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय एन एटम। एटम में क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव वो घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज। चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, देयर इज मूवमेंट ऑफ चार्ज। मूविंग चार्ज मींस देयर इज करंट। मूविंग चार्ज इज बेसिकली करंट, और करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। राइट, तो बेसिकली सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एटम। ठीक है, हर एटम के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, लेकिन हर बॉडी हमको मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं दिखाती। उसका कारण ये है कि बॉडी में जो एटम्स होते हैं उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। लेकिन जिस बॉडी में सारे एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में काम करता है वो बॉडी क्या दिखाती है, मैग्नेटिक बिहेवियर। राइट, उसी को हम मैग्नेट बोल देते हैं। ठीक, और क्योंकि हर एटम के पास मैग्नेटिक बिहेवियर होता है तो किसी एलिमेंट का कोई एटम किस तरीके का मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरीके के होंगे जो हमें पढ़ने हैं। एक है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और दूसरा है डायामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो एटम्स या वो एलिमेंट्स दिखाते हैं जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो खुद एक वीक मैग्नेट बन जाते हैं। राइट, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे वो खुद क्या हो जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद करते हैं, खुद एक वीक मैग्नेट बन जाते हैं। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। राइट, पैरामैग्नेटिक वो एलिमेंट्स या वो एटम्स होते हैं which have unpaired electrons, और डायमैग्नेटिक वो एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं जो जिनके पास सारे एटम्स पेयर्ड होते हैं। which have no unpaired electrons। राइट, तो कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है ये हम उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पता करेंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे पता कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, पीडीएस सब शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते चले जाते हैं और फिर हम ऑर्बिटल्स चेक करते हैं और कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है तो अनपेयर्ड है और अगर दो दो फिल हैं तो पेयर्ड है। राइट, लेट्स टॉक अबाउट एन एलिमेंट। चलिए आयरन की बात करते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर इज 26। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, s में 4s2 एंड देन फाइनली हम क्या भरेंगे, 3d में कितने आ जाएंगे, 6। राइट, अभी मैं इसके d और s को ड्रॉ करता हूं। d ऑर्बिटल देखो ये सब कंप्लीटली फिल्ड है लेकिन d कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। 4s भी कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। d यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, यहाँ सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 3d को ड्रॉ करूं, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ, 6। अकॉर्डिंग टू रूल ये 6 इलेक्ट्रॉन मुझे कैसे भरने होंगे, पहले एक एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा और उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन एंड देन 6th इलेक्ट्रॉन। राइट, इसके बाद क्या है, 6th इलेक्ट्रॉन।
ठीक। S की बात कर ले अगर हम 4s की, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे फील्ड हैं, ठीक है, ये है 3d। तो अभी हम देख सकते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 4, n इक्वल्स टू 4। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं तो ये कैसा मटेरियल है, ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और हमने देखा भी है कि जब हम आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब मैग्नेट के पास लाते हैं, वो मैग्नेट से चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है वो मैग्नेट से? वो इसलिए चिपकता है मैग्नेट से क्योंकि वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जब वो मैग्नेट के अफेक्ट में आता है, वो खुद एक मैग्नेट बन जाता है, राइट? क्योंकि वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है, राइट? कायदे में वो पैरामैग्नेटिक होता है, वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। तो फिलहाल इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलूंगा, राइट? और बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर का होता है 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d खाली फिर मैं 4s पढ़ूंगा 4s2 एंड 3d9। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कॉपर एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है वापस, तो इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d10 4s1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d फुल हो गया है, अब s में ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो कि अनपेयर्ड है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 1, एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। सिमिलरली जिंक की बात कर लें, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, राइट? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कंप्लीटली फिल है, ठीक है? तो n इक्वल्स टू 0 और ये है डायमैग्नेटिक, ठीक। सिमिलरली क्रोमियम की बात कर लेते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है आ जाएंगे d में, तो d में बचे कितने हैं, 4, ठीक। लेकिन अभी मैंने क्रोमियम में भी आपको बताया था, क्रोमियम क्या करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, और क्रोमियम में भी क्या हो जाएगा, ये सामने से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d5 एंड 4s1। अब इसमें अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, और बाहर जो 4s है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आया, तो कुल मिला के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए 6, ठीक। और ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, राइट? तो इस तरीके से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, या एटम्स का, एलिमेंट्स का मैग्नेटिक बिहेवियर।